नमस्कार जोहार। आप सभी का स्वागत है जेएसएससी सीजीएल 2023 की पॉलिटी क्लास 2 में। ये आपका क्विक रिवीजन क्लास नोट सीरीज़ है जिसमें हम लोग क्विकली जो इंडियन पॉलिटी के सिलेबस है उसकी चर्चा करेंगे। आपका बेसिक कंसेप्ट बिल्डअप होगा और क्लास को शुरू करने के पहले हम लोग आपको मैरी क्रिसमस की हार्दिक बधाई और आपका ये साल मंगलमय हो। झारखंड के बोकारो ज़िले से हमारा ये क्लास प्रसारित होता है और आपको यहाँ पर जेएसएससी के साथ साथ जेपीएससी, यूपीएससी और बीपीएससी की कक्षाएं भी मिलेंगी और साथ ही साथ इन जनरल कंपटीशन की तैयारी जो करते हैं उनके लिए जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगा। आपको फिर से मैरी क्रिसमस, आपका ये साल मंगलमय हो और नए साल में नए उपलब्धि के साथ अपने लक्ष्य को और अच्छा करें, अपने जीवन को और अच्छा करें। इस प्रोग्राम का नाम संकल्प 30 दिन सिद्धि अंतिम दिन के तहत आज का पॉलिटी का क्लास 2 है। कल हम लोग क्लास 1 में बेसिक्स पॉलिटिक्स की बात किए जिसमें कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजन, उसमें डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और तमाम बातें किए। आज की क्लास में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में, भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसके कंपोनेंट्स, उसकी चर्चा करेंगे और इस क्विक रिवीजन नोट्स में आपको जल्दी से जल्दी 5 से 10 क्लासेस में पॉलिटी के सारे सिलेबस को कवर करा दिया जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम का वेस्ट किए आज फिर से हम लोग आपका स्वागत करते हैं अपने इस सीरीज में जिसका नाम है द पॉलिटी स्पेशल क्लास जेएसएससी सीजीएल 2023। आपके 30 दिन संकल्प के हैं और सिद्धि अंतिम दिन प्राप्त होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो फिर चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग अपनी चर्चा यूनियन से शुरू करेंगे। यूनियन की जब बात करते हैं तो यूनियन में 3 कंपोनेंट्स आपको पढ़ने हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स का। और यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब बात करते हैं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? एक भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति, फिर भारत के उपराष्ट्रपति जिनको वाइस प्रेसिडेंट बोला जाता है, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्रिमंडल है जिसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इतनी इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब भारत के संविधान की बात करेंगे तो भारत में जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है कि जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी होते हैं, आप सभी को जानना चाहिए। तो प्रेसिडेंट के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं, इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन से चुने जाते हैं। जब हम लोग इनडायरेक्ट मोड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मोड का मतलब डायरेक्ट लोग माने पीपल ऑफ इंडिया उनको नहीं चुनेंगे। तो उनका चुनाव कैसे होता है ना? उनका चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उनका चुनाव कैसे होता है? एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उनके चुनाव के लिए और उस इलेक्टोरल कॉलेज के कौन कौन से मेंबर होते हैं ना? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये याद रखेंगे, उनके सिस्टम का क्या नाम होता है? द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन से मेंबर भागीदार होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यहाँ पर नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होता है। जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि पार्लियामेंट में आपके पास इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स भाग नहीं लेते हैं, ये जानना चाहिए। और सिस्टम का क्या नाम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए? पहला क्वालिफिकेशन है कि ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हों और उनका एज है 35 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और वो लोकसभा के मेंबर्स के चुनाव लड़ने के लिए भी क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने का, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब ये प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो प्रेसिडेंट कितने साल के लिए चुने जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति ना 5 साल के लिए चुने जाते हैं। और क्या भारत के राष्ट्रपति एक बार चुना गया तो फिर री इलेक्शन माने फिर से वो चुने जा सकते हैं? यस। कितने बार चुने जा सकते हैं? एनी टाइम्स, कोई कितने भी नंबर टाइम चुना जा सकता है। जब हम लोग अमेरिका के प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो अमेरिका का प्रेसिडेंट मैक्स 4 साल के लिए चुना जाता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट एक व्यक्ति 2 ही बार बन सकता है अपने लाइफ में। लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा नहीं है। भारत का प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुने जाएंगे और कितने बार भी उनको चुना जा सकता है।
अब ये तो हो गया प्रेसिडेंट के चुनाव की बात। प्रेसिडेंट को जब हम लोग रिमूवल की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट का रिमूवल एक आर्टिकल से बताया जाता है जिसका नाम क्या है, आर्टिकल नंबर 61। ये याद रखेंगे कि कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करता है ना, आर्टिकल नंबर 61। और उस रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। उस रिमूवल प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इम्पीचमेंट। ठीक है, तो भारत के प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकते हैं। और उसके बाद प्रेसिडेंट जिसको रेजिग्नेशन लेटर के थ्रू, अपने जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको भी रेजिग्नेशन लेटर को लिख के समय से पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में क्या बेसिक्स बातें ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं, उनके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और 35 ईयर्स ऑफ मिनिमम एज उनका होना चाहिए। प्रेसिडेंट 5 साल के लिए चुने जाएंगे और कितनी बार भी उनको चुना जा सकता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। भारत के प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव किसको बोलता है, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोला जाता है। इसको डी जियोर भी बोलते हैं, ये भी एक एडिशनल फैक्ट है, इसको याद रख लेंगे। इसको सेरेमोनियल हेड भी बोलते हैं। भारत के प्रेसिडेंट स्टेट के प्रथम नागरिक होते हैं, माने फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ये बेसिक्स बातें ध्यान रखेंगे। रिमूवल प्रोसेस माने इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के तहत होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब हम लोग पहले जैसे बात किए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो सारे किसके नाम पे लिए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे लिए जाते हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करेंगे कि यूनियन ये भारत के प्रेसिडेंट को दिया जाता है, माने वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक, और जब प्रेसिडेंट इन एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करता है तो वो या तो डायरेक्टली खुद ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं या कोई एक कार्डर ऑफ ऑफिसर जो उनके जूनियर हो उनके एसोसिएशन में काम करेंगे और सारे संवैधानिक प्रोसीड्योर के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत किया जाएगा। तो ये एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में क्या ध्यान रखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो किनको दिया गया है ना, आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट डायरेक्टली या फिर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के साथ काम के इन एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस होते हैं और इस कैपेसिटी में जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे अभी द CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो ये इस कैपेसिटी में प्रेसिडेंट के पावर्स हैं कि वो जो चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उनका चुनाव करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट के बहुत सारे पावर्स होते हैं। प्रेसिडेंट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेसिडेंट का एक जिम्मेदारी भारत के पार्लियामेंट माने लोकसभा और राज्यसभा, भारत के पार्लियामेंट के प्रति भी है। पार्लियामेंट का इंटीग्रल अंग कहे जाते हैं। प्रेसिडेंट के बिना कोई भी जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, माने प्रेसिडेंट का साइन मस्ट है। सो देयर बाय प्रेसिडेंट हालांकि इसके मेंबर नहीं होते, प्रेसिडेंट इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन बिना प्रेसिडेंट का कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्रेसिडेंट क्या क्या काम करेंगे ना, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं हाउस को, प्रेसिडेंट प्रोरोग्यू कर सकते हैं हाउस को, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं जब फर्स्ट जनरल सेशन के बाद जब उनका एड्रेसिंग होता है हर एक फाइनेंशियल ईयर में, प्रेसिडेंट हाउस को कोई मैसेज दे सकते हैं, प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। एक बात याद रखेंगे बच्चों कि जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करेंगे आगे, हालांकि चर्चा में है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस है, एक को बोलेंगे लोकसभा और एक को बोलते हैं राज्यसभा। ये जो राज्यसभा है कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि ये परमानेंट चेंबर होता है, लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और ये डिसॉल्व होता है 5 साल के बाद, इसका विघटन होता है। तो ये जो डिसॉल्व ये प्रेसिडेंट कर सकते हैं, समय से पहले भी कर सकते हैं। प्रेसिडेंट का और क्या काम है ना, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि हम सभी जानते हैं कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सेशंस होता है। सेशंस उस पीरियड को बोलते हैं जब ये पार्लियामेंट फंक्शन करता है, पार्लियामेंट मीटिंग एंड सिटिंग के तहत काम करता है, माने बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट जिसके तहत चलता है। तो कितने टोटल सेशन होते हैं ना, 3 सेशन है। उसका ट्रिक क्या याद रखेंगे, BMW। पार्लियामेंट में टोटल कितने सेशंस होते हैं साल में, BMW, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। और हर एक सेशंस के बीच में ना गैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिसेस, है ना। एक सेशन हो गया जैसे बजट सेशन, फिर छुट्टी हो जाएगा, फिर क्या होगा, मॉनसून सेशन। तो ये जो गैप है जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है, इस पीरियड को बोलते हैं अपन लोग रिसेस।
ठीक है, रिसेस बोल सकते हैं। तो इस पीरियड में चूंकि दोनों हाउस है ही नहीं, तो यदि अर्जेंट सिचुएशन आ गया तो उस सिचुएशन से हैंडल करने के लिए एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिसका नाम क्या है, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस कब बनाया जाता है, जब हाउसेस आर नॉट इन सेशन, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस बनाते हैं और यदि जरूरत की चीजें हो उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। तो प्रेसिडेंट क्या, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेंस है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट का ये लेजिस्लेटिव पावर है ऑर्डिनेंस मेकिंग। तो प्रेसिडेंट के कितने सारे हम लोगों ने रोल देखे, प्रेसिडेंट के रोल देखिए, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट जो भी सेशन स्टार्ट होता है उसको फर्स्ट जो है उसको एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट मैसेजेस टू द पार्लियामेंट भेज सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, उसको प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ये भी प्रेसिडेंट के पास है जब हाउस सेशन में नहीं है। ठीक, दैट इज प्रेसिडेंट का जो एसेंट है, माने रिकमेंडेशन है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। जब भी कोई मनी बिल हो या फाइनेंशियल बिल हो तब ये प्रेसिडेंट के एसेंट जरूरी हो जाते हैं। प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन, इसको पार्डनिंग पावर बोलते हैं, पार्डनिंग पावर। इस पार्डनिंग पावर के तहत प्रेसिडेंट क्षमा कर सकते हैं, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट एंड कम्यूट ऑफ सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो प्रेसिडेंट के पास इतने सारे पावर्स हैं। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, प्रेसिडेंट के पास और क्या पावर है, जुडिशियल पावर है, प्रेसिडेंट के पास क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, प्रेसिडेंट के पास और क्या है ना, प्रेसिडेंट के पास आप हम लोग देख रहे हैं कि द पार्डनिंग पावर है, पार्डनिंग पावर है। प्रेसिडेंट के पास और क्या पावर है, इमरजेंसी पावर है। इमरजेंसी माने स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो भी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। सो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारे मल्टी फंक्शनल रोल हैं, इसलिए एक टर्म होता है जिसको ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं कि भारत का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, और इसी ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस ना, ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। इसमें प्रेसिडेंट को भारत के सर्वोच्च पद पे 1 नंबर पे रखा जाता है। सो ये ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट का रैंक कितना है, नंबर 1 है, याद रखेंगे। तो ये सारी बातें हो गया प्रेसिडेंट से रिलेटेड। यहां पर थोड़ा और चर्चा करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास कैसा है, इमरजेंसी पावर, अभी थोड़ा देर पहले बताया। तो इमरजेंसी क्या होता है कि इमरजेंसी उस अर्जेंट सिचुएशन को बोलते हैं जब एग्जीक्यूटिव को एम्पावर किया गया है इस इमरजेंसी पावर के तहत, कि एग्जीक्यूटिव ना, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश का क्या चलना चाहिए, गवर्नमेंट चलना चाहिए। देश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, जो देश का गवर्नेंस है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चले, माने सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के तहत ही चलना चाहिए। यदि किसी भारत के पार्ट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उसे हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन से सक्सेसफुली बाहर आने के लिए इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरह के इमरजेंसी की बात होती है, 3 तरह के इमरजेंसी है, और इसके लिए आर्टिकल्स है, 4 के डिफरेंसेस पे आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, है ना, 4 का डिफरेंस है, याद रखिएगा, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। सो आर्टिकल 352 को बोलते हैं हम लोग नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जिसको कि स्टेट इमरजेंसी भी बोला जाता है, और आर्टिकल 360 को फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलते हैं। और ये तीनों ही टाइप के इमरजेंसी पावर किसको दिए गए हैं ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए गए हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कैसे हैं, इमरजेंसी पावर है, और इमरजेंसी पावर एक कैसा प्रोविजन है, इनेबलिंग प्रोविजन है, मतलब सिचुएशन से निकलने का एक रास्ता है। तो ये नेशनल इमरजेंसी भारत में किन ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है ना, इसके लिए 3 ग्राउंड्स होते हैं, इसको याद रखिएगा। कौन कौन से ना, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड है, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म्ड रिबेलियन है। इन तीनों बेसिस पे भारत में ना नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि यदि नेशनल इमरजेंसी क्या पूरे भारत में लगाया जाता है या किसी भारत के किसी पार्ट में भी लगाया जा सकता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है कि पूरे भारत माने एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया पे भी लगाएगा और भारत के किसी पार्ट में भी लगाया जा सकता है। या कंफ्यूज नहीं करना है कि नेशनल इमरजेंसी है तो सिर्फ एक ही पूरे ऑल ओवर इंडिया पे ही लगेगा, नो, किसी सेक्शन में भी लगाया जा सकता है।
तो नेशनल इमरजेंसी के कितने ग्राउंड्स होते हैं? 3 ग्राउंड्स होते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन, ये याद रखिएगा। और टोटल कितने तरह के इमरजेंसी पावर होते हैं? 3, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी, और थर्ड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों के आर्टिकल्स याद रखिएगा। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको रखनी है। और प्रेसिडेंट के बाद हम लोग जो नेक्स्ट ऑफिशियल हायरार्की में जो सेकंड पोजीशन होता है, उनका जो पोजीशन है वो कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के वाइस प्रेसिडेंट कहलाते हैं। तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है, आर्टिकल नंबर 363 इनसे गवर्न करता है। और भारत के प्रेसिडेंट का सबसे पहले इलेक्शन की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टली चुने जाते हैं कि इनडायरेक्टली? तो इनका भी चुनाव कैसे होता है ना, इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन के थ्रू होगा। तो इनडायरेक्ट माने पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली नहीं चुनते हैं, इसलिए इनके लिए क्या बनाया जाएगा? हमेशा एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, याद रखिएगा। जैसे प्रेसिडेंट के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया था, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होंगे ना, इस इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेंगे, मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा। तो हमने क्या देखा था प्रेसिडेंट में? दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट के मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, इन दोनों ने भाग लिया था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ जो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ही भाग ले रहे हैं, नीचे के लोग मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसे भारत में जैसे हम लोग झारखंड का जो हमारा विधानसभा है उसके मेंबर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेगा या भाग नहीं लेता है। ठीक है, और इनका जो सिस्टम का क्या नाम है? द सिस्टम वही है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सिस्टम है ना, इसका नाम याद रखना है। सो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव याद रहेगा। द वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किस सिस्टम के तहत होता है ना? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होंगे? मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, माने लोकसभा और राज्यसभा। और आर्टिकल 363 में इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन के तहत इनका चुनाव होता है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? पहली बात, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, दिस इज द मस्ट कंडीशन। और उनका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। और चूंकि भारत के राष्ट्रपति अभी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, इसलिए उनका क्वालिफिकेशन में कि वो जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उनके पास होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशंस की बात क्या करें ना, क्वालिफिकेशंस में सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है, 35 ईयर्स ऑफ एज मस्ट है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इसलिए ही शुड ऑल्सो बी क्वालिफाइड कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सके, उनके इनके जैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए। समझ में आया? उसके बाद जब हम लोग ये बात करेंगे कि दैट प्रेसिडेंट की तरह कब वाइस प्रेसिडेंट काम कर सकते हैं, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब वाइस प्रेसिडेंट भारत के प्रेसिडेंट के जैसा रोल प्ले करेंगे, भारत के प्रेसिडेंट का जो जिम्मेदारी है वो निभाएंगे। ऐसा कब कब हो सकता है ना, जब प्रेसिडेंट अनेबल हो, प्रेसिडेंट अपने फंक्शन को काम नहीं कर पा रहे हैं, मान ली डिजीज के चलते, एब्सेंस के चलते, तो इन कंडीशंस में वाइस प्रेसिडेंट विल प्ले द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट के जैसा काम करेंगे। और जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के जैसा रोल प्ले कर रहे हैं तब वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माने राज्यसभा के चेयरमैन सभापति जैसा काम नहीं करेंगे। सारे उनके सैलरीज, पेंशन, सारी चीज़ें, फैसिलिटीज भारत के राष्ट्रपति को जो मिलता है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम कितने समय तक हो सकता है? 6 मंथ। सो भारत के एक इनडायरेक्टली पूछूं कि भारत के उपराष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कितने मैक्सिमम समय तक हो सकते हैं? फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 6 महीने के अंदर नया राष्ट्रपति का चुनाव करना पड़ेगा और फिर नया राष्ट्रपति जब चुने जाते हैं तो वो फिर से प्रेसिडेंट 5 साल के लिए नए प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो ये भारत के प्रेसिडेंट का सिस्टम है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का। आगे चलें कि जैसे हम लोग देखा था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको इम्पीचमेंट प्रोसेस के तहत आर्टिकल नंबर 61 के तहत उनको रिमूव किया जा सकता है, उसी तरह से जो भारत के उपराष्ट्रपति माने वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके रिमूवल के लिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 67 सबसेक्शन सेक्शन बी है ना, ये याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हम लोग एग्जीक्यूटिव में बात किए कि दोनों में कितना बेसिक सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, किस तरह से उनका चुनाव होता है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन नहीं करेगा, ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल्स में आपको सारा कुछ मिल ही जा रहा होगा।
अब हम लोग थोड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव में थर्ड जो टर्म लिखा था वो क्या था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इनका हेड कौन होता है, ना प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देयर इज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 74 है, टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन। अभी क्या देखे थे कि जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं वो सब भारत के प्रेसिडेंट को दिए जाते हैं, आर टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनको एक्सरसाइज करेगा या फिर एड एंड एडवाइस, तो किनके एड एंड एडवाइस से, यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और इनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए प्रधानमंत्री को रियल हेड बोला जाता है, और जो प्रेसिडेंट है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल हेड बोलते हैं। प्रधानमंत्री को द हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोला जाता है, और राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं, राइट, हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। तो ये सारे कुछ टर्म्स है जो आपको कंफ्यूज करा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो प्रेसिडेंट सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस उन पे वेस्ट होता है, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है उनको एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, अब प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा, अब जो प्रधानमंत्री होंगे उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। उसके बाद जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या होगा, एक होगा प्राइम मिनिस्टर और उसके अलावा अदर मिनिस्टर्स होंगे। तो प्रधानमंत्री का जो अपॉइंटमेंट है वो पीएम करेंगे, और जो अदर मिनिस्टर्स का है अपॉइंटमेंट वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन किनके एड एंड एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस से। ठीक है, ये सिस्टम समझ में आया कि दैट पीएम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड फिर जो अदर मिनिस्टर्स हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनका हेड कौन होता है, ना प्राइम मिनिस्टर, इनका काम क्या है, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बाद हम लोग देखते हैं कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये अपने सारे काम के लिए कहाँ जवाब देना पड़ेगा इनको, लोकसभा। तो ये बेडरॉक प्रिंसिपल है किसका, ना भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो है, संसदीय कार्य प्रणाली जो है, उसका बेडरॉक प्रिंसिपल कौन है, आर्टिकल नंबर 75। तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, 74 एंड 75 ये दोनों ही आर्टिकल स्केची मैनर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बताता है। आर्टिकल 74 क्या बताता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा, और वो एड एंड एडवाइज करेंगे प्रेसिडेंट को इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन। दूसरा आर्टिकल नंबर 75 बोलता है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ये याद रखिएगा। ये दोनों ही फाउंडेशनल है किसके, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया का। आगे बढ़े तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। जैसे कि होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर आप लोग जानते हैं, ऑल आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर। उनके बाद जो नेक्स्ट हायरार्की है, मान लीजिए एक हायरार्की ऑफ मिनिस्टर है, तो सबसे टॉप पे कौन होगा, कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद कौन होंगे, द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, एमओएस जिनको बोला जाता है, ये सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी को डिप्यूटी मिनिस्टर्स बोला जाता है, डिप्यूटी मिनिस्टर। तो ये बेसिकली तीन कैटेगरी के हैं। इसके साथ में एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होता है। तो सेंटर पे ये चारों को मिला के हम लोग मिनिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से होते हैं, दैट इज सबसे जो टॉप इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे उनका कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन द डिप्यूटी मिनिस्टर्स, और लास्ट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं। मतलब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज तक को हम लोग मिनिस्ट्री बोलते हैं, मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन यदि हम लोग झारखंड सरकार है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पर, डिपार्टमेंट होता है ना। कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस होता है ना, याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री कहाँ पर होगा, सिर्फ सेंटर पे होगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने कैटेगरी हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होगा, डिप्यूटी मिनिस्टर होगा, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं। एग्जीक्यूटिव्स में इतनी जानकारी आपको रखनी है। तो हम लोग ट्रिनिटी ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट के कितने अंग हैं, गवर्नमेंट में 3 अंग हैं, एक को बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव हमने डिस्कस करा। अब थोड़ा लेजिस्लेचर की बात करते हैं कि लेजिस्लेचर में जो सेंट्रल है, जो यूनियन लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको क्या बोलते हैं ना, पार्लियामेंट बोला जाता है। और जो स्टेट लेवल पे होगा उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, है ना। तो स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन लेजिस्लेचर ऐसे टर्म्स यूज किए जाएंगे।
तो थोड़ा लेजिस्लेचर की बात करेंगे ना। लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड पार्लियामेंट, जिसको क्या बोलते हैं? संसद। और संसद के कितने हाउस होते हैं? इसमें बेसिकली दो हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अपर हाउस। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोअर हाउस। लेकिन पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के साथ साथ एक थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? भारत के राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपको कन्फिगुरेशन समझ में आया लेजिस्लेचर का? इसमें 3 अंग होंगे, एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, और टोटल कितने सेशंस होते हैं अभी मैंने बताया था कि ये BMW, दैट इज कॉल्ड बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। तो 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम कितने टाइम का गैप हो सकता है? 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है ना। जब सेशन उसको बोलते हैं जब कोई पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा, बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो इन सेशंस में इनेबलिंग प्रोविजन क्या है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अभी हम लोग बात किए थे। तो इसमें अब हम लोग थोड़ा राज्यसभा पे चर्चा करते हैं कि राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? अपर हाउस, ये सभी को पता है। इसको हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है। और राज्यसभा का एक और नाम है, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, डिलापिडेटरी चैम्बर। तो डिलापिडेटरी चैम्बर भी बोला जाता है राज्यसभा को, ठीक। तो राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ एल्डर्स। राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड करेक्टिंग चैम्बर्स। राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड डिलापिडेटरी चैम्बर्स, ये याद रखिएगा। सो राज्यसभा में कितने टोटल मेंबर्स होते हैं ना? राज्यसभा में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना 250 मेंबर्स होता है, 250 मेंबर्स। और इन 250 मेंबर्स में ना नॉमिनेटेड होते हैं प्लस इलेक्टेड होते हैं। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिनको चुना के आना है, वो कहाँ से आएंगे? स्टेट से आएंगे और यूनियन टेरिटरी से आएगा। तो ऐसे कितने मेंबर्स होंगे ना? 238 ऐसे मेंबर्स होंगे जिनका चुनाव स्टेट या यूनियन टेरिटरी से किया जाता है, ठीक है। और जो 238 के अलावा जो बच गए आपके 12 मेंबर्स, वो कैसे होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। और इनका नॉमिनेशन कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति माने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो कुछ स्पेशल एरियाज से होंगे। कौन कौन से? ट्रिक है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ये याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ये 4 एरिया से ही वो 12 लोग होंगे जिनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करेंगे। ये कहाँ आपकी बात हो रही है? राज्यसभा की। तो राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स? 250 मेंबर्स। उसमें से नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड दोनों होंगे। 238 इलेक्टेड होंगे, कहाँ से? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से। और 12 नॉमिनेटेड होंगे, कौन से स्पेशल एरियाज? लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। अब राज्यसभा के जो मेंबर होंगे माने जो सांसद होंगे, उनका चुनाव क्या डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है, आप लोग अपने राज्य में देखते ही हैं। तो राज्यसभा का चुनाव में क्या लोग डायरेक्टली भाग लेते हैं क्या? नहीं। तो यदि पीपल डायरेक्टली भाग नहीं ले तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कौन सा होता है? इनडायरेक्ट वे में होता है। और इनडायरेक्ट वे में जो चुनाव होता है उसके लिए जो गाइडलाइंस, जो लॉ है, वो राज्यसभा माने पार्लियामेंट बनाता है, जिसको में से आप लोग याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट उसका नाम है। तो जो भी क्वालिफिकेशन, जो गाइडलाइंस चाहिए, वो कौन से एक्ट के तहत प्रिस्क्राइब किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, है ना, ये याद रखिएगा। ये राज्यसभा का मेंबर्स का चुनाव, मतलब सांसद का चुनाव तो हो गया। अब जो वहाँ के मेंबर्स रिटायर कैसे करते हैं या रिमूवल कैसे होता है ना? राज्यसभा परमानेंट चैम्बर है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। तो राज्यसभा चूंकि परमानेंट चैम्बर है, इसलिए वहां पर हर 2 साल में 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर रिटायर करेंगे, ठीक है। सो एवरी 2 ईयर कितने मेंबर रिटायर करेंगे? 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। तो इसका मतलब कोई भी मेंबर एक बार MP बन गया राज्यसभा में तो वो मैक्सिमम कितने सालों तक रह सकता है? 6 ईयर्स तक रह सकता है ना, क्योंकि आपका 1/3 2 साल के बाद रिटायर हो गया। फिर जो बच गया वो उसका 1/3 होगा। फिर जब 3/3 हो जाएगा तो कभी ना कभी आप रिटायर हो ही जाएंगे। तो मैक्सिमम आप कितने सालों तक राज्यसभा के मेंबर रह सकते हैं? 6 ईयर्स तक रह सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि हर सेकेंड ईयर कितने टोटल मेंबर वहां से रिटायर करेंगे? दैट इज कॉल्ड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक।
अभी का जब बात करें तो राज्यसभा में टोटल कितने सीट्स हैं? 244, इसमें से 232 दैट इज इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूटी एंड 12 तो नॉमिनेटेड होते हैं, ये सभी को पता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस से। ठीक है, तो ये रहा बात कि राज्यसभा का। तो लेजिस्लेचर में हम लोग पहले कंपोजिशन देखें, उस कंपोजिशन के बाद राज्यसभा का जो अभी कॉन्फ़िगरेशन है उसको देखें हम लोग कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, कितने मेंबर्स होते हैं और इन मेंबर्स का चुनाव कैसे होता है, इनका रिटायरमेंट कैसे होता है। अब आगे देखते हैं ना, इसके बाद हम लोग लोकसभा माने लोअर हाउस की बात करेंगे। और ये लोअर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आर्टिकल नंबर 75 में क्या देखा था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जो गवर्नमेंट होता है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कहाँ होगा? लोकसभा के लिए। और ये बेसिक प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना होता है। तो लोकसभा में टोटल कितने स्ट्रेंथ है? 552, 552। और उस 552 मेंबर्स में से मतलब इतने एमपीज होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव ना इलेक्शन और नॉमिनेशन दोनों ही तरीके से होगा। तो इसमें से 530 मेंबर, 530 मेंबर्स और 20 मेंबर्स, ये दोनों कहाँ से आएंगे? ना स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से आएंगे। सो 530, 530 मेंबर स्टेट से आएंगे चुना के और 20 मेंबर्स आपके केंद्र शासित प्रदेश माना यूनियन टेरिटरी से चुना के आएंगे। तो बच गया आपका 2 मेंबर्स, वो 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाएंगे। कौन? ना भारत के प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करेंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया ना? 552 में से 530 स्टेट, 220 यूनियन टेरिटरी एंड 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेटेड आएंगे। तो ये इलेक्टेड हो गए और 2 नॉमिनेटेड हो गया, याद रहेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है किसका? लोकसभा का। तो लोकसभा में मेंबर्स हमने देखा कि 552 होते हैं। अभी बात करेंगे कि लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है ना? जैसे राज्यसभा को अपर हाउस, तो लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है। और इसको बाइकैमरल पार्लियामेंट, बाइकैमरल का मतलब ये होता है कि इसमें 2 कैमरल होगा, माने 2 हाउस, एक को बोलेंगे अपर, एक को बोलेंगे लोअर। तो हम लोग लोअर हाउस की बात कर रहे हैं। और लोअर हाउस का जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट मेथड से होता है कि इनडायरेक्ट मेथड से होता है ना? डायरेक्ट मेथड, हम सब वोट डालते हैं, तो हम सबको पता है कि ये डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस है। और इस डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शंस किस बेसिस पे होता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसको याद रखिएगा। इसका बेसिस क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब भारत में कोई भी नागरिक जो 18 साल से ज़्यादा है उसको वोटिंग देने का अधिकार है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। नाउ दिस यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बाद ना हमारे पास इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एफपीटीपी सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम, ये डायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शंस है। इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डीलिमिटेशंस। व्हाट इज दिस डीलिमिटेशंस? डीलिमिटेशन कि हम सभी को पता है कि आफ्टर द एवरी सेंसस पॉपुलेशन का जनगणना होता है। जनगणना हमेशा 10 साल के बाद किया जाता है। जो पॉपुलेशन के बाद चूंकि जनसंख्या पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का फिर से रीएडजस्टमेंट और रीएलोकेशन होगा कि अलग अलग राज्य को अलग अलग लोकसभा के सीट्स एलोकेट किए जाएंगे। तो इस प्रोसेस को, दैट इज द रीएडजस्टमेंट एंड रीएलोकेशन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डीलिमिटेशंस। तो डीलिमिटेशंस का मतलब समझ में आएगा कि रीएलोकेशन एंड रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस इज नोन एज डीलिमिटेशंस। तो एक एक्ट है 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001, उसमें ये बात कही जा रही है कि 1971 सेंसस के बाद जो भी चीज़ें चेंजेज होंगी उनको तब तक डीलिमिट माने रीएलोकेट या रीएडजस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि 2026 के बाद जनगणना नहीं होती है। मतलब एक बात करें तो 1971 के बाद जो भी है डीलिमिटेशन एक तरह से बंद हो गया, बैन हो गया, स्टॉप हो गया। अब ये नया काम कब होगा? 2026 के बाद जब जनगणना होगा, मतलब 2031 में जनगणना होगा, सेंसस होगा, उसके बाद ही री एलोकेशन या री एडजस्टमेंट कराया जाएगा। तो ये डिलिमिटेशन से रिलेटेड फैक्ट है। ये किस में मेंशन्ड है? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। ये डेट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि लोकसभा का लाइफ कितना होता है। हम सभी जानते हैं कि लोकसभा डिसॉल्व होगा, 5 साल के बाद डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसके नॉर्मल लाइफ क्या है ना? इसमें 5 साल इनका नॉर्मल पीरियड है। लेकिन यदि इमरजेंसी का सिचुएशन है, मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो उस समय इसके पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा कि नॉर्मल जो टेन्योर है ये 5 ईयर्स है,
बट इमरजेंसी के टाइम में इसके पीरियड को हम लोग बढ़ा सकते हैं कितना ना, उसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। किसके तहत ना, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट लॉ बना के लोकसभा के टिन्योर को, पीरियड को 1 साल तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि वो प्रोक्लेमेशन माने इमरजेंसी खत्म हो जाता है तो किसी भी कंडीशन में 6 महीने से ज़्यादा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि दैट नॉर्मल टेन्योर क्या है, 5 ईयर्स है, लेकिन इमरजेंसी लगा हुआ है तो उसको 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, और एक एक साल बढ़ाते हुए हम लोग बढ़ाते जा सकते हैं। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमको, लॉ ऑफ पार्लियामेंट से इसको एम्पावर करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका इमरजेंसी सीज हो गया, व्हेन दैट इमरजेंसी एंडेड, तो मैक्सिमम ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रह सकता है, और 6 मंथ के पहले आपको फिर से क्या कराना पड़ेगा, इलेक्शन कराना पड़ेगा, नया लोकसभा का गठन करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग कि जब हम लोग थोड़ी क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला, भारत का नागरिक माने सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, उनका एज 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। किसके लिए, यदि राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं और लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको 25 साल मिनिमम एज होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग आज पार्लियामेंट की बात किए। पार्लियामेंट में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्फ़िगरेशंस को देखा, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के बारे में हम लोगों ने समझा। इस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशंस को समझे, भारत के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में समझे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में समझे, और थोड़ा सा और चर्चा करते हैं आज के सेशन में कि एज इन अदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट इन इंडिया हैज ए कार्डिनल फंक्शंस। ना, पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो हम सभी को पता है कि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन क्या है, लॉ मेकिंग, ये तो पता ही है। लेकिन लॉ मेकिंग के साथ साथ इसके मल्टी फंक्शन रोल हैं, जैसे दैट इज कि बजट बनाना, लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ना, पब्लिक ग्रीवांस को रिड्रेस करना, नेगोशिएशन हाउस करना, नेशनल पॉलिसीज वगैरह को चेक करना। तो इसके मल्टी डायमेंशनल रोल हैं, नॉट ओनली दिस लॉ मेकिंग प्रोसेस। सो पार्लियामेंट के पास, आपके पास जैसे कि एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, इस तरह से एडवाइजरी रोल्स है, नेगोशिएटिंग चैम्बर है। लेकिन सबसे जो कार्डिनल फंक्शन है, सबसे जो मेन फंक्शन है, वो क्या है, लॉ मेकिंग, लेजिस्लेटिव पावर। सो पार्लियामेंट हैज ए मल्टी फंक्शनल रोल। ठीक है, कि अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कि दैट कि यदि मान लीजिए ऑल द लेजिस्लेशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, इन केस ऑफ मनी बिल द विल ऑफ द लोकसभा प्रिवेल्स। एक कंसेप्ट है यहाँ पर कि कुछ कुछ एरियाज में लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा है, कुछ एरियाज हैं जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा के इक्वल है, और कुछ एरियाज यहाँ है जहाँ पर लोकसभा राज्यसभा से अनइक्वल है। तो आपको उन ग्राउंड्स को ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कुछ एक बात है कि मनी बिल्स कुछ टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बिल्स होते हैं ना, आप सभी को पता है कि एक होता है ऑर्डिनरी बिल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिल, द ऑर्डिनरी बिल्स। सेकंड कैटेगरी को क्या बोलते हैं हम लोग ना, लेट्स से फाइनेंशियल बिल्स। सेकंड कैटेगरी इज फाइनेंशियल बिल। थर्ड कैटेगरी इज योर द मनी बिल। फोर्थ कैटेगरी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इतने टाइप्स के बिल्स होते हैं। बिल्स आर बेसिकली प्रपोजल्स, और इस बिल्स पे जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हो जाएगा, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, तब जाके ना वो एक्चुअली में एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और लॉ बन जाता है वो। तो लॉ और बिल में क्या डिफरेंस है कि बिल में प्रेसिडेंट का जब एसेंट मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा, तभी वो लॉ या एक्ट बनता है। ठीक, तो ये ऑर्डिनरी बिल की जब बात करेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही लगभग बराबर पोजीशन पे होते हैं। लेकिन मनी बिल की जब बात करेंगे तो लोकसभा का जो ये स्पेशल प्रिविलेज है, तो मनी बिल में लोकसभा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जहां पर राज्यसभा डोमिनेट करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है ना, ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना, जैसे नए ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना, ये राज्यसभा के रिजोल्यूशन के तहत ही हो सकता है। तो यहाँ पर राज्यसभा डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बात सुनते हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट किया जाना, तो ये राज्यसभा के रिजोल्यूशन से ही हो सकता है, तो यहाँ पर डोमिनेट करेगा। तो याद रहेगा कि जैसे मनी बिल है तो लोकसभा डोमिनेट करेगा, ऑर्डिनरी बिल है तो बराबर है, और जैसे कोई बिल है जो कि नया ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करना है तो ये राज्यसभा उस पर डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट के ये मल्टी फंक्शनल रोल है। तो ये मल्टी फंक्शनल रोल पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकता है।
तो पार्लियामेंट के असिस्टेंस के लिए कुछ कमिटीज बनाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम लोग ना, पार्लियामेंट्री कमिटीज। उनको क्या बोला जाता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। और पार्लियामेंट्री कमिटीज दो टाइप्स के होता है, एक को बोलते हैं हम लोग टेम्पररी कमिटीज और एक को बोलेंगे हम लोग परमानेंट कमिटीज ना। कुछ कमिटीज कैसे होंगे ना, परमानेंट, और कुछ कैसे होंगे, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी। तो टेम्पररी को एडहॉक बोला जाता है और परमानेंट को क्या बोलते हैं ना, स्टैंडिंग कमिटीज बोलते हैं। द टेम्पररी को बोलते हैं अपन लोग एडहॉक कमिटीज एंड परमानेंट को स्टैंडिंग कमिटीज बोला जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात किए हैं कि आज हम लोग एग्जीक्यूटिव्स का बात किए, लेजिस्लेचर का बात किए, परमानेंट कमिटीज और इसके ऑनवर्ड्स की जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम लोग अपनी ब्रीफली इसको रिवाइज करते हैं कि टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि जितने भी आपके जो सेटअप हैं जिसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ऑर्गन्स में, तो लेजिस्लेचर को हम लोग लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा किए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पे चर्चा किए, देन किस तरह से मेंबर का चुनाव होता है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शंस क्या होता है, और उसके बाद किस तरीके से प्रेसिडेंट के डिफरेंट पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्लियामेंट्री कमिटीज पे चर्चा करेंगे। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो, नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का दिन आपके लिए ठीक हो। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड टुमारो विल मीट विद ए न्यू कॉन्सेप्ट। जय जोहार, जय झारखंड, जय भारत।